हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को डिस्कस करेंगे और ये मैगजीन आपकी नवंबर 2023 के लिए है। तो ये आपकी मैगजीन अभी आ चुकी है और आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक बार आपको इस मैगजीन का इंडेक्स दिखाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर न्यूज़ को कवर किया गया है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस की आपकी अलग न्यूज़ दी गई है। दूसरा आपका जो पार्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड आपका अलग करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। इन सभी की अलग अलग वीडियोज आएंगी, अलग अलग क्लास होंगी, तो आपको उन्हें देखना है। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है। चौथा आपका यहाँ पर देखिए, एक मिनट, चौथा यहाँ पर आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर है। पांचवा पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है। और छठा आपका यहाँ पर सोशल इश्यूज, जो भी इस मंथ के अंदर सामाजिक मुद्दे आपके चर्चा में रहे हैं वो आपका यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सातवां जो है आपका यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर दिया गया है। आठवां पार्ट आपका कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर का होगा। और नौवां पार्ट यहाँ पर आपका एथिक्स, नीति शास्त्र से रिलेटेड जो भी आपका चर्चा में है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 10वां आपका स्कीम्स इन न्यूज़, सुर्खियों में रही योजनाओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से विजन आईएएस की मैगजीन को 10 सेक्शन में बांटा जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग करंट अफेयर को यहाँ पर कवर किया जाता है। आज की वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल फंडिंग, चुनावी फंडिंग। इलेक्टोरल फंडिंग क्या होती है, इसके सभी डायमेंशन को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्टोरल फंडिंग, चुनावी फंडिंग, ये आपका न्यूज़ में क्यों है। देखिए, तो ये न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का डेटा मांगा गया है। इसीलिए आपका इलेक्टोरल फंडिंग, चुनावी फंडिंग, ये आपका न्यूज़ में है। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य इसी से संबंधित तथ्यों की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी अपने अंतरिम निर्देश के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि वह 30 सितंबर 2023 तक का डेटा पेश करे। गौरतलब है कि 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 105 दलों से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। तो आप देख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने यह बताया कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले थे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनावी फंडिंग की स्थिति यहाँ पर आपको बताई गई है। हाल ही में एडीआर आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी फंडिंग पर डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2004-05 और 2014-15 के बीच की 11 वर्ष की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को अपनी कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला था। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय दलों की आय के स्रोत आप देख सकते हैं, 66% यहाँ पर लगभग अज्ञात स्रोतों से आय मिली है। 23.74% ज्ञात स्रोतों से आय यहाँ पर मिली है। देखिए, अभी बात करते हैं चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताओं की। सबसे पहला चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताएं हैं, सबसे पहला अत्यधिक खर्च। देखिए, वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को कहीं भी होने वाला अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना गया था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में लगभग आप देख सकते हैं इतना करोड़ रुपया खर्च किया गया था। दूसरा जो चैलेंज है, दूसरी चिंता है चुनावी फंडिंग से जुड़ी
समान अवसर। चुनाव में धनबल के बढ़ते प्रयोग से सबको समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यह सक्रिय रूप से छोटे राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोकता है। तीसरा है नगद लेन देन। भारत में बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग नगद लेन देन के रूप में की जाती है। इससे धन के स्रोतों का पता लगाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शिता में कमी आती है। वर्तमान नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम के सभी दान या चंदे को उजागर नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कारपोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़। राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट जगत से प्राप्त होने वाले चंदे में काफी वृद्धि हुई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं चुनावी फंडिंग से जुड़ी हुई चिंताएं यहां पर आपको बताई गई हैं। इस प्रकार के वित्त पोषण का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये होता है, इससे काले धन के प्रसार में वृद्धि होती है। दूसरा, राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो अपने चुनाव का खर्च स्वयं उठा सके। तीसरा, अवसर की समानता को कम करता है। चौथा, राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है। तो इस प्रकार के वित्त पोषण के प्रभाव यहाँ पर हमने देखे। इस प्रकार के वित्त पोषण से राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है, अवसर की समानता कम होती है, अपने चुनाव का स्वयं खर्च उठा सके। इसके अलावा काले धन के प्रसार में वृद्धि होती है। इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड्स की। देखिए, अभी यहाँ पर हम चुनावी बॉन्ड्स को डिटेल में समझेंगे। चुनावी बॉन्ड्स की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। चुनावी बॉन्ड्स वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखत होते हैं। इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां या संस्थाएं खरीद सकते हैं। कोई नागरिक या कंपनी इन बॉन्ड्स को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकता है। सरल भाषा में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए किसी राजनीतिक दल को दान या चंदा दिया जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, चुनावी बॉन्ड्स क्या होते हैं? चुनावी बॉन्ड्स के जरिए किसी राजनीतिक दल को दान या चंदा दिया जाता है। तो ये आपका ये होते हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की रेंज में बेचा जाता है। चुनावी बॉन्ड्स को केवाईसी नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए ही खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड्स खरीद सकता है। ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध रहते हैं। तो ये हैं आपके इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड्स। चलिए बात करते हैं चुनावी बॉन्ड्स के लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला, ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार ये पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। इससे उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है। तीसरा, चुनावी बॉन्ड्स के सभी लेन देन चेक या डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। तो ये आपके चुनावी बॉन्ड्स के लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी चिंताएं क्या सब हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली, फंड के स्रोत के संबंध में पारदर्शिता का अभाव होता है। दूसरा, इन बॉन्ड्स की प्रकृति ऐसी है कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को मिले सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। तीसरा, दानकर्ता का नाम छुपाने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के साथ समझौता हो सकता है। चौथा, सेल कंपनियों का राजनीतिक दलों को फंड देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इन पर 7.5% वार्षिक लाभ सीमा हटा दी गई है। साथ ही भारत में स्थित विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों को भी दान करने की अनुमति दी गई है। तो ये चुनावी बॉन्ड से जुड़ी यहाँ पर चिंताएं हैं। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। देखिए, आगे की राह क्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं आगे की राह को लेकर। देखिए, सबसे पहला है चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण, स्टेट फंडिंग किया जाना। तो आपने काफी बार स्टेट फंडिंग के बारे में सुना होगा। स्टेट फंडिंग क्या है? स्टेट फंडिंग बेसिकली चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 जैसी अलग अलग समितियों ने आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु चुनावों की राज्य द्वारा फंडिंग का समर्थन किया है। दूसरा, पारदर्शिता। चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सभी दानदाताओं का विवरण आरटीआई के तहत सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रावधान नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसे देशों में किया गया है। तीसरा, सक्रिय होकर प्रकटीकरण पर बल। दलों को सभी प्रकार के दान और सदस्यता शुल्क आदि के भुगतान के तरीकों को आयकर विभाग एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपनी ऑडिट रिपोर्ट की अनुसूचियों में घोषित करना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों की जांच कैग और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा वार्षिक रूप से की जानी चाहिए। इससे उनके वित्त पोषण के संबंध में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। नेक्स्ट है आपका कर छूट। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है कि कर छूट केवल उन राजनीतिक दलों को ही दी जानी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और सीटें जीतते हैं। गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी सिफारिश की है कि 2000 रुपए से अधिक का दान और चंदा देने वाले सभी दानदाताओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दल को आरटीआई के दायरे में लाना। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे आरटीआई अधिनियम के तहत सभी जानकारी प्रदान करें। इससे राजनीतिक दलों, चुनाव और लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे की राह है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अभी दूसरा टॉपिक है आपका चुनावी साक्षरता। इलेक्टोरल लिटरेसी क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल लिटरेसी, चुनावी साक्षरता आपका न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर के स्कूलों तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चुनावी साक्षरता पर MOU से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। चुनावी साक्षरता क्या है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्या होती है? देखिए, सरकार के बारे में जानकारी, देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी का होना, लोकतंत्र के महत्व का ज्ञान होना, महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की जानकारी होना, ये आपका चुनावी साक्षरता के अंतर्गत आता है। यही आपकी इलेक्टोरल लिटरेसी है। जब आप अपनी सरकार के बारे में जानते हैं, देश के सामने प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखते हैं, लोकतंत्र के महत्व को समझते हैं, महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की जानकारी रखते हैं, तभी आप इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में जानते हैं। देखिए, स्कूलों और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के भीतर जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को डेमोक्रेसी रूम का नाम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नियमित रूप से मतदाता शिक्षा सामग्री का प्रदर्शन करना, साल भर निरंतर चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा संबंधी गतिविधियों को आयोजित करना है। देखिए, NCERT चुनावी साक्षरता पर कंटेंट शामिल करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत और अपडेट करेगी। इसके अलावा NCERT राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह देगी। चलिए अभी बात करते हैं चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहलों के बारे में। सबसे पहली है आपके सामने सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में मतदाता शिक्षा प्रदान करना, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, मतदाता की जानकारी को बढ़ावा देना है। दूसरा है चुनावी साक्षरता क्लब। तो इस अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर के संस्थानों के परिसर में इलेक्शन कमीशन देखिए ये आपका स्थापित कर रहा है। चुनावी साक्षरता क्लब को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ELC रुचिकर गतिविधियों के जरिए स्कूली छात्रों को चुनावी साक्षरता में शामिल करने का एक मंच है। यह उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाएगा, साथ ही उन्हें पंजीकरण एवं मतदान की चुनावी प्रक्रिया से परिचित कराएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदाता साक्षरता क्लब ELC से संबंधित पहले। देखिए
सरकारी विभागों, निजी संगठनों और संस्थाओं में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया गया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नए मतदाताओं के लिए ईएलसी मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर के लोगों के लिए चुनावी पाठशाला का गठन किया गया है। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भावी मतदाताओं के लिए ईएलसीज का गठन किया गया है। देखिए, बात करते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला, शिक्षकों का प्रशिक्षण काफी ज्यादा जरूरी है। छात्रों को प्रभावी ढंग से चुनावी साक्षरता प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। दूसरा, अभियान, जनता के बीच चुनावी साक्षरता बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नियमित रूप से अभियान आयोजित कर सकता है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही गैर सरकारी संगठनों और ग्राम सभाओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो ये कुछ आगे की राह सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं 2016 से 2025 के लिए चुनावी साक्षरता पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रणनीतिक योजना। सबसे पहले, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और नैतिकता आधारित चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। दूसरा, चुनावी लोकतंत्र के बारे में सतत शिक्षा प्रदान करने हेतु साधन और सामग्री विकसित करना। तीसरा, व्यापक सहभागिता के लिए साझेदारी निर्मित करना। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की क्या भूमिका होती है और ये आपका न्यूज में क्यों है, चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। तो राज्यपाल की भूमिका ये आपका न्यूज में क्यों है। हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये काफी ज्यादा आपका न्यूज में रहता है, इसीलिए राज्यपाल की भूमिका पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ अन्य संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, केरल सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित 8 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से कोई कार्यवाही न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनमें से कुछ विधेयक राज्यपाल के पास 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। पंजाब में वहां के राज्यपाल ने 3 धन विधेयकों को रोक दिया था। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल से 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है और वे लंबित पड़े हुए हैं। साथ ही कई मामलों में जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने की मंजूरी देने में भी देरी की जा रही है। इसके यहाँ पर आप बात करते हैं राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या सब होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विधेयकों के संबंध में विकल्प। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य होता है। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ विकल्प दिए गए होते हैं। आप देख सकते हैं राज्यपाल को प्राप्त विकल्प और विधेयक की स्थिति। सबसे पहला विकल्प होता है राज्यपाल के पास विधेयक को सहमति देना। अगर विधेयक को राज्यपाल के द्वारा सहमति दे दी जाती है तो विधेयक कानून बन जाता है। इसके अलावा दूसरा विकल्प होता है विधेयक पर सहमति रोकना। अगर राज्यपाल विधेयक पर सहमति नहीं देता है तो विधेयक कानून नहीं बन पाता है। तीसरा विकल्प होता है जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना। ऐसी परिस्थिति में यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह केवल जितनी जल्दी हो सके पर जोर देता है। चौथा विकल्प राज्यपाल के पास होता है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश भी दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के फिर से पारित किया जाता है तो उसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान की। अभी हमने आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 की यहाँ पर बात की है। यह राज्यपाल को 3-4 विकल्प यहाँ पर प्रदान करता है विधेयकों के संबंध में। दूसरा, राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। ऐसे मामले में विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालते हैं। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक निम्नलिखित प्रकृति का हो तो राज्यपाल उसे भी आरक्षित कर सकता है। सबसे पहला,
जो अधिकारित अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का विरोध करता हो, देश के व्यापक हित के खिलाफ हो, अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का हो या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। देखिए, इसके अलावा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 163 में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। हालांकि कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से भी कार्य कर सकता है। जैसे यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो उस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। हालांकि नवाब रेबियावाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलिए अभी बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या सब निर्णय आए हुए हैं। सबसे पहले आपके सामने है SR बोम्मईवाद 1994 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए। दूसरा है शमशेर सिंह वाद 1974 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। बात करते हैं अभी हालिया निर्णय के बारे में। तो अभी पंजाब राज्यवाद 2023 का है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक का पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। देखिए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प हैं: सहमति देना, सहमति को रोकना या राष्ट्रपति के पास भेजना। इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करने के बाद राज्यपाल किसी अन्य विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके अलावा उप कुलपतिवाद 2023 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सांविधिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु राज्यपालवाद 2023। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। तो ये थे आपके हालिया निर्णय जो अभी सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल की स्थिति को लेकर आए थे। अभी बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका से संबंधित मुद्दे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है लंबित निर्णय को लेकर। कानूनों और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सहमति में देरी से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तथा संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है। दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जिनमें राज्यपाल पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा है। विशेष रूप से सरकार के गठन और विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग के मामलों में राज्यपाल के निर्णय संदेहास्पद हो जाते हैं। तीसरा है प्रशासनिक अकुशलता। विशेष रूप से जहां राजनीतिक मतभेद हो वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव कभी कभी प्रशासनिक निर्णयों और नियुक्तियों में गतिरोध के कारण बन जाता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका पर बोझ। राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग या उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाले विवाद नियमित रूप से कानूनी चुनौतियों और व्याख्याओं को उत्पन्न करते हैं। इससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका पर कार्यभार और बढ़ जाता है। चलिए अभी बात करते हैं आगे की राह को लेकर। अलग अलग आयोगों की क्या सब सिफारिशें इसे लेकर आई हैं। सबसे पहले है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केवल असंवैधानिकता जैसे दुर्लभ मामलों के तहत ही राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए। ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करना चाहिए। राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। उसे केवल इस आधार पर पद से नहीं हटाया जाना चाहिए कि केंद्र की नई सरकार अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है। तो ये है आपकी सरकारिया आयोग की सिफारिशें। दूसरा है आपके सामने पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग की क्या सब सिफारिशें हैं, चलिए देखते हैं। राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंध में 6
6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रहें और किसी भी राजनीतिक विचार से तटस्थ होकर कार्य करें। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित होना चाहिए, साथ ही उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से ही हटाया जाना चाहिए। तीसरा है आपका वेकेंट चलैया आयोग। इसने कहा था कि राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी राज्यपाल के बारे में एक डिटेल डिस्कशन। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी आगे का जो करंट अफेयर आपका बचा हुआ है, इसे हम पॉलिटी विजन आईएएस की पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इसे लेकर आपका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।